हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, और मैं जो है इसमें 8 पार्टों में जो है मोमल मैगजीन को बांटा गया है, जिसमें राजस्थान परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, और इसमें आ जाएंगे गेम्स और स्पोर्ट्स वाला भाग आ जाएगा, पुरस्कार सम्मान वाला आ जाएगा, एक आर्थिक गतिविधियां आ जाएंगी और एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी आ जाएंगी, और लास्ट क्वेश्चंस का एक पार्ट है। तो ये 8 पार्ट जो है अलग अलग करके जो है आपको पढ़ाया जाए, या फिर पहले जो है एक कंप्लीट वीडियो बना दी जाए, क्या सही रहेगा आप लोगों के लिए कमेंट करिए। क्योंकि अलग अलग पार्ट बनाने का ये फ़ायदा होगा कि जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ राजस्थान परिदृश्य पढ़ना है वो डायरेक्ट राजस्थान परिदृश्य देख सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करिए, उस हिसाब से वीडियो बना दी जाएगी, एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई जाएगी इसकी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया है? तो तुलसीदास जूनियर को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इसके जो निर्देशक हैं कौन है? मृदुल महेंद्र जो है इसके निर्देशक हैं, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। और इसमें जो है बेस्ट मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड जो है मध्य प्रदेश को दिया गया है। उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड को जो है संयुक्त रूप से स्पेशल मेंशन अवार्ड जो है मिला है दोनों को। भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री है देविका रानी, और इन पर आधारित है किश्वर देसाई की एक बुक है द लॉन्गेस्ट किस को जो है सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ बुक का जो है अवार्ड दिया गया है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक डॉक्यूमेंट्री है 1232 किलोमीटर के गाने मरेंगे तो वहीं जाकर के लिए विशाल भारद्वाज को नॉन फीचर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया है। अब ये जो है इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, आपको एक बार समझ नहीं आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब ये चीज़ें दिमाग में घूमने लग जाएंगी ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, तो 68वें फिल्म पुरस्कार है, सारे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो सुरराई पोट्टू जो कि एक तमिल फिल्म है और इसके निर्देशक सुधा कंगारा हैं। दूसरी हो जाएगी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है तानाजी जो कि एक हिंदी मूवी है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर है। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस की बात करें तो अपर्णा बाला मुरली जो कि सुरराई पोट्टू फिल्म में इन्होंने रोल किया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो अजय देवगन जिन्होंने तानाजी में रोल किया, और सूर्या जो कि सुरराई पोट्टू के हीरो थे। सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर की बात करें तो राहुल देश पांडे जो कि पी बसंतराव मूवी में इन्होंने जो है ये म्यूज़िक वो किया है, सिंगर थे ये। सर्वश्रेष्ठ फीमेल प्लेबैक सिंगर जो कि नचम्मा है, A.K. अय्यप्पन इनकी मूवी है, और कोशिया। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की बात करें तो सच्चिदानंदन A.K. अय्यप्पन को या कोशिया की जो है डायरेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है कौशिक राजशेखर को। कौशिक राजशेखर को ये पुरस्कार बिजली उत्पादन ऊर्जा है को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सन्नी सेट्टी ने। ठीक है, मुंबई में आयोजित की गया था मिस इंडिया 2022 के ग्रैंड फिनाले में कर्नाटक की सन्नी सेट्टी ने मिस इंडिया को जो है इनको घोषित किया गया है, और फर्स्ट रनरअप जो है राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है रूबल शेखावत, ये जो है फर्स्ट रनरअप रही। उत्तर प्रदेश की श्रीनाथा चौहान को जो है सेकंड रनरअप का ताज पहनाया गया। सन्नी सेट्टी है अब 71वें मिस वर्ल्ड प्रेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा की बसों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विजय अमृतराज को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2022 में किसे वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को जो है हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है सभी के लिए शैक्षिक और आजीवन सीखने के अवसरों का विस्तार करने के लिए, नई तकनीकों का लाभ उठाने में नवीन दृष्टिकोण को मान्यता देने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और ऋषिकेश को जो है योग विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है प्रधानमंत्री के द्वारा 2022 में सम्मानित किया गया है। आयुष मंत्रालय ने दुनिया में उनके योग के सम्मान में 2 व्यक्तियों और 2 संगठनों को योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 की घोषणा 20 जून 2022 को की गई थी। ये पुरस्कार योग के क्षेत्र में सबसे बेस्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है और विजेताओं में एक ट्रॉफी होगी, एक प्रमाण पत्र होगा और 25 लाख रुपए की नगद राशि जो है प्रत्येक को दी जाएगी। योग के विकास संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 जून 2016 को चंडीगढ़ में दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ था उस समारोह में जो है घोषणा की गई थी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार वाला जो कार्यक्रम हुआ योग दिवस का वो कहाँ हुआ था? तो मैसूर कर्नाटक में हुआ था। और इस बार वाला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया वो कौन सा संस्करण था इसका? तो 8वां संस्करण हो जाएगा। और इसकी थीम भी याद रखनी है आपको योग दिवस की। इसकी थीम हो जाएगी मानवता के लिए योग, इसकी थीम हो जाएगी। तो 4 विभिन्न श्रेणियों में जो है विजेता घोषित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत की बात करें तो मार्कस विनीसियस, रोजो रॉड्रिक्स और साओ पाउलो ब्राज़ील के, ठीक है, ये हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा यूनाइटेड किंगडम हो जाएंगे। और व्यक्तिगत राष्ट्रीय व्यक्तिगत की बात करें तो भिक्षु संघ सेना और लेह लद्दाख हो जाएगा। राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और ऋषिकेश और उत्तराखंड। याद रखना योग से संबंधित ये पुरस्कार है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। किस भारतीय हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 के अंतर्गत दक्षिण एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है उसे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं आर्थिक गतिविधियों के बारे में। तो भारतीय स्टेट बैंक SBI के द्वारा जून 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 21 में भारत की निर्धनता अनुपात कितनी है? तो 17.9% है। अब इसमें बात करते हैं कि भारत की निर्धनता का जो अनुपात है वह 2011 और 12 में 21.9% से कम होकर के वर्ष 2020 और 21 में 17.9% हो गया है। अब बात करते हैं SBI की। तो SBI की जो है स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी। इम्पीरियल बैंक का नाम चेंज कर करके SBI बैंक रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 और 23 विपणन मौसम के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP जो है जारी की गई है। और इसमें देख लीजिए कि धान के लिए कितनी वैल्यू रखी है इन्होंने। तो 2021 में 1940 रुपये और 2020 में 2040 और यानी कि 100 रुपये की वृद्धि की है इस बार। तो ये तो नहीं पूछी जाएगी आपसे रेट तो, बट MSP ज़रूर याद रखिए। ये सरकार का भाव है, मतलब सरकार जिस भाव से जो किसानों से फसल खरीदती है वो ये भाव है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि
6 से 8 जून 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC ने रेपो दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 0.5% की वृद्धि की है। अब देखिए कि RBI ने चालू वित्त वर्ष में आर्थिक यानी कि GDP वृद्धि दर के अनुमान को जो है 7.2% बरकरार रखा है। ये तो इनका एक डेटा हो गया। अब ये इसमें जो है कि RBI ने क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत रुपे क्रेडिट कार्ड से की गई है। वर्तमान में UPI यूजर्स डेबिट कार्ड के माध्यम से सेविंग्स या करंट अकाउंट को जोड़कर के लेन देन की सुविधा भी ये प्रदान करता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें अलग हैं मतलब एक तरफ, और अब जो है इसमें कुछ ये मतलब कुछ शब्द दिए हुए हैं, नीति रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, MSF है ना, CRR, SLR, ये है क्या चीज़ है ना, ये समझ लीजिए ये है क्या चीज़, क्योंकि ये जब आप आर्थिक गतिविधियाँ पढ़ते हैं तो ये आप लोगों को जो है ये शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रेपो रेट है वो क्या होती है ये समझ लीजिए। ये तो आपको याद नहीं रखनी है क्योंकि इतना तो नहीं पूछेंगे इतना पॉइंट में जा करके, तो बट फिर भी नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए कि रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। बात करते हैं रेपो रेट की, तो वह दर होती है जिस पर बैंकों को RBI कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं और रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरीके के कर्ज जो हैं सस्ते हो जाएंगे, जैसे कि होम लोन, व्हीकल लोन, ये सब वगैरह। ठीक है, यानी कि होता क्या है कि RBI तो जो है जो बैंक जुड़े हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास खुद के पास इतना सारा कैश है जो लोगों को जो है ऋण देंगे। ठीक है, अपने जो ग्राहक होंगे उनको ऋण देंगे, तो ये क्या करते हैं पहले RBI से कर्ज लेते हैं और फिर दूसरों को कर्ज देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रेपो रेट से उल्टा हो जाएगा ये जस्ट। यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है। यानी कि बैंकों के पास जो पैसा आता है, जैसे कि मान लो आप लोगों ने जो है 20,000 रुपये बैंक में जमा करवाए, तो ऐसा तो है नहीं कि बैंक अपने पास ही रखेगा या फिर खुद जाकर के जो है लोगों को कर्ज दे मतलब खुद लोगों को जाकर के पैसे देंगे फिर वहाँ से ब्याज इकट्ठा होगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं कि RBI में जमा करवा देते हैं उस धन को और फिर RBI जो है इनको ब्याज देता है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट जो है बाज़ारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के काम आती है। यानी कि अगर बाज़ार में पैसा ज़्यादा हो जाता है उसे संतुलित करने की काम आती है रिवर्स रेपो रेट। बाज़ार में जब भी बहुत ज़्यादा नकदी दिखाई देती है तो RBI रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, यानी कि बैंकों को जो ब्याज देता है उस ब्याज को बढ़ा देता है RBI, ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकमें जो है उनके पास जमा करवाए। ठीक है, अब बात करते हैं CRR की। यानी कि CRR होता क्या है, तो देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत हर एक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है और इसे ही कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR नगद आरक्षित राशि अनुपात कहते हैं। कंपलसरी है कि कोई भी बैंक है जो कि बैंक है कोई भी, जैसे कोई भी बैंक मान लो आप SBI या फिर HDFC, कोई सा भी बैंक मान लो, वो बैंक अगर जो है उनको मतलब कंपलसरी है कि वो अपने उनके पास जितना पैसा है उस पैसे का कुछ हिस्सा जो है वो RBI के पास जमा रखते हैं और उस पैसे को ही CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं SLR की। SLR होता क्या है? ठीक है, SLR जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते हैं उसे SLR कहते हैं। नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियल बैंकों को एक जो है खास रकम जमा करानी होती है, सबको पता है, जिसका इस्तेमाल किसी इमरजेंसी लेन देन को पूरा करने में किया जाता है। RBI जब ब्याज दरों में बदलाव किए बगैर नकदी की तरलता को कम करना चाहता है तो वह CRR को बढ़ा देता है, इससे कि बैंकों के पास लोन देने के लिए कम रकम बचती है। CRR यानी कि बैंकों को कुछ हिस्सा जो है RBI के पास जमा करवाना होता है, उस हिस्से को ही जो है RBI बढ़ा देता है।
ठीक है। अब बात करते हैं एमएसएफ की। तो एमएसएफ होता क्या है? आरबीआई ने पहली बार वित्त वर्ष 2011 और 12 में सालाना जो है मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में एमएसएफ का जिक्र किया था और ये कॉन्सेप्ट 9 मई 2011 को लागू हुआ। इसमें सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक रात के लिए अपने कुल जमा का 1% तक लोन ले सकते हैं और ये बैंकों को ये सुविधा जो है शनिवार के अलावा हर एक वर्किंग डे में मिलती है। ठीक है, अब पता चल गया कि ये चीज़ें होती क्या है, ये चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं क्योंकि ये शब्द है क्या आखिर में, ये पता होना ज़रूरी है क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा पर 8.1% ब्याज दिया जाएगा। ईपीएफ जमाओं पर जो है 8.1% ब्याज, जो कि पिछले 4 दशकों में इसकी सबसे कम ब्याज दर है। यानी कि जब 2019-20 और 20-21 की बात करें तो 8.5% जो है दिया जाता था ईपीएफ, जो पीएफ जमा करते हैं कर्मचारियों के लिए, उस पर जो है पहले तो 8.5% उनको ब्याज देते थे, लेकिन अब इसे घटा करके 8.1% कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें कि मार्च 2022 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण, टोटल ऋण याद रख लेना, बाकी जो अलग अलग दिया हुआ है वो याद मत करना क्योंकि इतना नहीं पूछा जाता। तो मार्च 2022 के अंत में भारत पर जो टोटल विदेशी ऋण है वो 620.7 अरब डॉलर था, जो कि पिछले वर्ष 2021 में 573.7 अरब डॉलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए में व्यापारिक भुगतान की प्रणाली शुरू की है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए में व्यापारिक भुगतान की प्रणाली शुरू की है। आरबीआई ने यह अतिरिक्त व्यवस्था भारतीय मुद्रा यानी कि आईएनआर में निर्यात और आयात के चालान भुगतान और अदायगी के लिए किया है। इस प्रणाली के तहत सभी प्रकार के निर्यात और आयात के भुगतान को रुपए में वर्गीकृत कर और चालान तैयार किया जा सकता है। और इस पहल का उद्देश्य भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ ही वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना और भारतीय मुद्रा में वैश्विक व्यापार की समुदाय की बढ़ती रुचि में सहयोग करना है। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।